नमस्कार। वक्त हो गया है दोपहर विशेष का और मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय। आज से देश की राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स देशों का व्यापार मेला शुरू हो रहा है और ये मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में 12 से 14 अक्टूबर के बीच चलेगा। जी हां, इस मेले में सभी पांचों ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा आम लोगों के लिए भी मेले में ब्रिक्स देशों की अलग अलग वस्तुओं को देखने का सुनहरा मौका है। आपको बता दें, ये पहला ब्रिक्स व्यापार मेला है। और अब बात करते हैं 15 और 16 अक्टूबर को गोवा में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों की ये बैठक हर साल होती है, लेकिन इस बार की बैठक खास है क्योंकि इस बार ये बैठक तब हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। भारत की कोशिशों से जहां पाकिस्तान अलग थलग होता जा रहा है, तो वहीं अपने फायदे के लिए चीन हर मोर्चे पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन आज समझिए कि चीन मौका परस्त देश है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर वो भी भारत से लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गोवा में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी और इस मुलाकात पर दोनों देशों की नजर होगी, क्योंकि माना यह जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच एनएसडी सदस्यता को लेकर बातचीत हो सकती है। खुद चीन ने इसके संकेत दिए हैं। चीन के उप विदेश मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि एनएसडी सदस्यता को लेकर सर्वसम्मति की जरूरत होती है। इसका फैसला अकेले चीन नहीं कर सकता। चीन के इस बयान से हम ये कह सकते हैं कि अब चीन के सुर बदले हुए हैं। इसके लिए आप चाहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी कर सकते हैं। ये भी जानिए कि आज अगर चालबाज चीन के सुर बदलते हुए दिख रहे हैं तो वो MTCR की सदस्यता पाने की लालच में है। दरअसल चीन MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की सदस्यता पाना चाहता है, जिसमें भारत को स्थायी सदस्यता मिली हुई है। चीन भी इस समूह में शामिल होना चाहता है और इसके लिए भी नियम वही है जो NSD के लिए है। मतलब किसी भी नए देश को शामिल करने के लिए MTCR के सभी सदस्य देशों की सहमति आवश्यक है। याद कीजिए 26 जून 2016 का वो दिन जब पीएम मोदी ताशकंद में थे और विदेश सचिव एस जयशंकर सियोल में थे। ताशकंद में मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक चल रही थी, तो सियोल में NSD देशों की बैठक हो रही थी। तब लाख मान मनोबल के बाद भी चीन नहीं माना था और उसने भारत की सदस्यता का विरोध किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत को सदस्यता नहीं मिली थी। और साथ ही ब्रिक्स की बैठक में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की भी चर्चा हो सकती है। अगर ब्रिक्स की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित होता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ब्रिक्स में रूस और चीन दोनों देश शामिल हैं। इन दोनों देशों के पास वीटो पावर है। अगर चीन पाक के साथ है तो रूस हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहा है। और इस बीच मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आने वाले 15-16 तारीख भारत अध्यक्षता करेगा ब्रिक्स सम्मेलन की, और इस ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करने के बाद ये कहा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक जो प्रभाव है, उस कूटनीतिक बढ़ता प्रभाव के चलते ही इस अध्यक्षता के करने के बाद आप किस तरह से भारत को आंक रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। देखिए, सबसे सिंपल बात है, भारत को इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसकी चाइना के साथ लेके रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिफिकल्टीज हैं पाकिस्तान के साथ में हैं। फिर NSG की मेंबरशिप की बात आती है, और इस सारे मुद्दे के अंदर चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन की बात होती है। तो ब्रिक्स समिट तो हो रहा है, पर इसमें जो भारत के को कितना सपोर्ट मिलता है, ठीक है, ब्राजील ठीक है, रशिया आप देख रहे हैं कि हमारे साथ था, अब पाकिस्तान के साथ होने लगा है।
पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज ही कर रहा है उसी एरिया में जहां प्रॉब्लम है। और चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना नहीं चाहता कि किसी तरीके से वो पाकिस्तान को एलिनिएट करे, इसीलिए वो कोई इंडिया की बात मानता नहीं, चाहे इन टेररिस्ट को टेररिस्ट डिक्लेयर करने की बात हो या पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने की बात हो। और यहाँ तक कि अब बात तो ये है, अमेरिका ने नहीं हमें सपोर्ट किया, वो नहीं पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर रहे। तो इन सब चीज मुद्दों को रखकर भारत अब बड़े सोच में पड़ा हुआ है कि हमारे को हम करें क्या। और भारत के पास में ठीक है, अगर चाइना हमारे खिलाफत करता है एनएसजी की, और चाइना हमारे खिलाफत करता है वो पाकिस्तान के साथ में अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह बनाने की, तो हिंदुस्तान के पास में चारा ही रह गया, या चुप रहे या फिर ताइवान और चाइना का मुद्दा उठा ले या तिब्बत का मुद्दा उठा ले, तो और या जिंगजियांग में जो टेररिस्ट जिनको डिक्लेयर किया चाइना ने, वो उसको बना दे हिंदुस्तान के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें उभर के आती हैं। तो भारत इस समय इस गोवा में जो ये ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है उसको बड़े बड़े ध्यान से उनको हैंडल करना पड़ेगा और बड़ी दक्षता के साथ में अपने पॉइंट पुट अप करने पड़ेंगे। बिल्कुल, चाइना को किसी तरीके पाने को लेकर भी लगातार चीन की तरफ से अड़ंगा डाला गया भारत पर। उसके बाद अगर हम बात कर ले आतंकी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने को लेकर भी लगातार चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया। इस बार फिर से अपने वीटो पावर का इस्तेमाल चीन ने किया है। तो पाकिस्तान का लगातार साथ चीन दे रहा है। ऐसे में इस बार मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ऐसे में क्या लगता है किस तरह से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए वहां पर? देखिए, मुलाकात होगी और ये मुद्दे उठेंगे। और इस समय जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसे नहीं होगी कि आप एक दूसरे को मिले ना या बात ना करें, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। मुद्दे जरूर उठेंगे और बात क्लियर होनी शुरू हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि अब हमारी फॉरेन पॉलिसी का मैप कहाँ है जी। इसके बाद में, क्योंकि हम सोचते आ रहे हैं कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, पर मेरे ख्याल से हमने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया। हम जब हमारे हाथ से रशिया निकल गया है और जब हम चाइना को नहीं मना पा रहे हैं और चाइना पाकिस्तान रशिया का अपना पैक्ट बन रहा है, तो इस मामले में भारत की फॉरेन पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर ने को दोबारा कुछ रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो समिट है बहुत इम्पोर्टेंट। इस समिट में अगर कोई पॉजिटिव चीज निकलती है, चाइना मान जाता है या कुछ भारत की रिक्वेस्ट को मान जाता है, तो भारत भी उसकी रिक्वेस्ट को ओवरलुक नहीं करेगा, तो बात कुछ खत्म हो सकती है। पर इस समय भारत इस स्थिति में नहीं है कि कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट को वो अनदेखा करे, क्योंकि फिर प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड वीक हो जाएगा। बिल्कुल, अपनी रिक्वायरमेंट को स्ट्रांगली रखना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब आपका बातचीत के लिए। ब्रिक्स सम्मेलन में क्या खास होने वाला है ये जरा हम आपको अभी बताते हैं। तो क्या कुछ खास इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान 15 अक्टूबर को 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन है गोवा में, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत इस बार करने जा रहा है। 15 से 16 को गोवा में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन होगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिरकत करेंगे। भारत ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है। पाकिस्तान को अलग थलग करने पर बात बनेगी, ये भी एक बड़ा सवाल। भारत चीन में एनएसडी पर भी बात बन सकती है, ये भी कहा जा रहा है। उसके बाद चीन के दोहरे रवैये का मुद्दा उठा सकता है इस सम्मेलन के दौरान। भारत आतंकी मसूद अजहर पर वीटो लगाने का भी मसला उठा सकता है इस सम्मेलन के दौरान भारत। और साथ ही चीन चाहेगा एमटीसीआर की सदस्यता में भारत का समर्थन, और इसीलिए एनएसडी में जो रोड़ा अटका रहा है लगातार भारत के लिए, चीन उस रोड़े को हटा सकता है। चीन अपने लिए एमटीसीआर में सदस्यता को पाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले व्यापार की भी होगी समीक्षा। तो ये तमाम चीजें खास इस ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रहने वाली है, और ब्रिक्स देशों के बीच होने वाले व्यापार की भी समीक्षा इस सम्मेलन के दौरान की जाएगी। ब्रिक्स देश के अलावा इस बार
बिम्स्टेक के सदस्य देश भी इस सम्मेलन के दौरान शामिल होंगे। ये नई बात। ब्रिक्स सम्मेलन में क्या खास, और बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल भी इस बार बिम्स्टेक के सदस्य शामिल होने वाले हैं इस सम्मेलन के दौरान। और अब आपको ये भी बताते हैं कि बिम्स्टेक है क्या और कौन कौन से देश इस संगठन में शामिल हैं जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। 7 देशों का इकोनॉमिक संगठन है। 7 देश इसमें शामिल हैं जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच इकोनॉमिक ब्रिज की तरह कार्य करता है ये संगठन बिम्स्टेक, जिसकी हम बात कर रहे हैं। 7 देश इस बिम्स्टेक में शामिल हैं। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी। 7 देश इसमें शामिल हैं जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। तब में इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे। सबसे पहले इसमें ये देश शामिल हुए। साल 1997 में ही म्यांमार इसका सदस्य बना। तो स्थापना बिम्स्टेक की हुई। उसके बाद ये तमाम देश इसमें एक एक कर शामिल हुए। साल 2004 में श्रीलंका और नेपाल भी इसमें शामिल हुए। तो कुल मिलाकर 7 देशों का ये समूह है बिम्स्टेक, जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने वाला है। और ये संगठन किस तरह से और क्या क्या कार्य करता है, जरा एक नजर इस पर भी हम डाल लेते हैं। बिम्स्टेक के कार्य परिवहन, संचार, पर्यटन, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन पर साथ काम करना है। तो ये काम इस संगठन का है बिम्स्टेक का, जिसमें 7 देश शामिल हैं। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करना इस संगठन का काम है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना, जिसको बड़े ही स्ट्रांगली तरीके से उठाया जाएगा इस बार सम्मेलन के दौरान। संयोजकता को बढ़ावा देना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। तो ये संगठन इस तरह से काम करता है। 7 देशों का समूह समुद्री एवं मल्टी मॉडल परिवहन पर संवाद को बढ़ावा देना भी इस संगठन का काम है, कार्य है बिम्स्टेक, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आसियान और ब्रिक्स देश के बीच ब्रिज की तरह ये संगठन काम करता है। और पाकिस्तान की झूठी चाल, पाक की नापाक हरकत और पाक की ज्यादती से आज सारी दुनिया वाकिफ है। पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अपनी ही देश के आवाम के साथ क्या करता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बलूचिस्तान में सेना वहां आतंक का रूप बनी हुई है, तो पीओके में आतंकी वहां सरकार के मेहमान बने हुए हैं। मतलब आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जगत के उस बिसात पर खड़ा है जहां एक से एक मंजर दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग वहां के गाते थे वो चिल्लाते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। छोड़िए, खैर बात करेंगे पाक के बचकाने आलाप की, कश्मीर की, जो उसका ना तो कभी था और ना ही कभी होगा। पाकिस्तान के नवाज शरीफ हों या आतंकिस्तान के आका हों या फिर पाकिस्तान के सेना शासक हों, जहां कहीं जाते हैं पाकिस्तान का रोना जरूर रोते हैं। वो भी उस चीज के लिए जो वो सपने में भी सच में पा नहीं सकते। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन में हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी राजदूत तहमीना जंजुआ ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति बिना कश्मीर मुद्दे को सुलझाए हुए नहीं हो सकती। फिर आगे जंजुआ ने कहा, नवाज शरीफ ने यूएन में भाषण देते हुए पाक की दक्षिण एशिया के प्रति शांति रवैये की बात और भारत पाक द्विपक्षीय वार्ता का जिक्र किया, जो केवल मात्र बात थी, सच्चाई नहीं। जिसके जवाब में भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा ने कहा, पाकिस्तान वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ते परमाणु हथियार को जिहादी संगठनों के मजबूत संबंध किस तरह दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जंजुआ की द्विपक्षीय वार्ता पर वेंकटेश वर्मा ने कहा, पाकिस्तान केवल अपना फायदा चाहता है और कुछ नहीं। गलत भी नहीं, पाकिस्तान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और हाँ,
पाकिस्तान के शरीफ बंधुओं और आतंकी बंधुओं, आज कान खोलकर सुन लो। कश्मीर ना तो तुम्हारा था, ना है और ना ही रहेगा। तुम्हारे पास कल भी आतंकी थे और आज भी आतंकी ही है। तो क्या है पाक का कश्मीर आलाप, ये एक बार फिर आपको बताते हैं। क्या कुछ यूएन में कहा पाकिस्तान ने, यूएन में पाकिस्तान ने फिर आलापा है कश्मीर का राग। एक बार फिर से कश्मीर राग पाकिस्तान ने यूएन में आलापा। पाकिस्तानी राजदूत तहमीना जंजुआ ने यूएन में उठाया है फिर से कश्मीर का मुद्दा। तो एक बार फिर कश्मीर राग आलापा यूएन में पाकिस्तान ने। बिना कश्मीर मुद्दा सुलझाए क्षेत्र में शांति नहीं होगी, ये कहा है पाकिस्तान ने यूएन में। एक बार फिर से कश्मीर राग आलापा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भारत से द्विपक्षीय वार्ता के पक्ष में है। पाक का कहना है कि दक्षिण एशिया के सुरक्षा माहौल को भारत के वर्चस्वपूर्ण नीतियों पर अमल करने से नुकसान पहुंचा है। तो ये पाकिस्तान ने यूएन में कहा और इसके जवाब में भारत ने क्या कुछ कहा है, भारत ने किस तरह से जवाब दिया है पाकिस्तान को, जरा ये भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान को जवाब देते हुए भारत ने कहा, आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, लगातार संरक्षण दिए हुए हैं आतंकवाद को पाकिस्तान अपनी सरजमीं पर, ये भारत ने कहा है। पलटवार जवाब दिया पाकिस्तान को। वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त पाकिस्तान, ये भी कहा है भारत ने पाकिस्तान को जवाब में। और साथ ही कहा, पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पाक में लगातार बढ़ते हुए परमाणु हथियार भी दुनिया के लिए खतरा है, घातक हैं, ये भारत ने पाकिस्तान को जवाब में कहा। और इस बीच मेरे साथ सुदर्शन न्यूज संवाददाता सागर जुड़ गए हैं। सागर, एक बार फिर से कश्मीर राग आलापा है पाकिस्तान ने यूएन में। देखिए अनीता, ये पहले से ही तय हो गया था कि जो पाकिस्तान है वो इस बार भी कश्मीर का जो राग है वो अलापेगा, और वही बिल्कुल ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा था। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिनिधि थी तहसीम जंजुआ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम यहाँ पर शांति की बात कर रहे हैं, शांति की बात करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारत की तरफ से दक्षिण एशिया है, जिस तरह का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उस तरह का हाल। लेकिन ठीक करारा जवाब जो भारतीय राजदूत हैं वेंकटेश वर्मा, उन्होंने कहा कि आप किस मुंह से इस तरह की शांति की वार्ता कर रहे हैं, जबकि जिस तरह से लगातार परमाणु की बात पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और जिस तरह का आतंकी संगठन जो है, जिहादी संगठन जो है, उनको पाकिस्तान लगातार अपने संरक्षण देता आ रहा है, और हुआ भी इसी तरह से है, क्योंकि जिस तरह से आतंकी संगठन को जब से भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान के जो आका हैं, उन्होंने जिस तरह के जो मास्टरमाइंड हैं आतंकियों के, उनको अपने संरक्षण दे दिया है। तो लगातार एक के बाद एक इस तरह से कश्मीर का राग हमेशा से ही पाकिस्तान की तरफ से अलापने की कोशिश करते रही है, लेकिन ठीक उसी अंदाज में भारत की तरफ से भी उसी अंदाज में यहां पर जवाब दिया जाता है। और करारा जवाब इस बार भी भारतीय राजदूत वेंकटेश वर्मा की तरफ से दिया गया है कि आप कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार एक के बाद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह का कश्मीर के अंदर आज हालात बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आप उसको सुधारिए। लेकिन उसी अंदाज में यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान की प्रतिनिधि ने कहा था कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, हालांकि किस मुंह से कश्मीर की बात वो कर रहे हैं, कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और रहेगा, लेकिन लगातार वो एक ही मुद्दे पर यहाँ पर अड़े हुए हैं अनीता, और आगे भी इसी तरह के पाकिस्तान की तरफ से यही मोडस ऑपरेंडी रहेगी, क्योंकि और कोई उनके पास मुद्दा है नहीं यहाँ पर कि वो किस मुंह से बात कर पाए। तो एक रह करके भी यहाँ पर कश्मीर ही मुद्दा हमेशा से रहता है, और उसी को ही हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की तरफ से उठाता रहता है। ठीक भारत की तरफ से भी उनको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाता है। इससे पहले भी जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने दिया था, और अब भारतीय राजदूत जो है वेंकटेश वर्मा, उन्होंने कड़ा संदेश दिया है कि आप बिल्कुल भी शांति की बात के अपने मुंह से नहीं कर सकते कि आप जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरह से लगातार आप आतंकवादी गतिविधियों को
जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं और आप शांति की बात कर रहे हैं, तो ये जी। कतई बिल्कुल ठीक नहीं लगता। चलिए जिस ठीक तरह है, से अब देखना होगा सागर, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें तो अमेरिका में अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए ऑनलाइन याचिका दायर की थी, जिसमें 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और उसके बाद क्या अब भारत की तरफ से यूएन में इस तरह का प्रस्ताव रखा जाता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया जाए? ये देखने वाली बात होगी। खैर, बहुत शुक्रिया आपका सागर इस बातचीत के लिए। फिलहाल दोपहर विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।